गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग अपने आज के सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कौन से देश की है? तो देखिए, आप ऑप्शन में देखेंगे कुवैती दिनार, ओमानी रियाल, डॉलर, बहरीनी दिनार। तो आंसर क्या होगा? देखिए, हम लोग को रफ एक आइडिया रहता है कि दिनार जो है वो सबसे महंगा करेंसी, लेकिन कहाँ का है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए क्या है, कुवैती दिनार है, ये सबसे महंगा है। आज के डेट में इसका एक दिनार का वैल्यू इंडियन रुपी की बात करें तो 269.172 रुपीज़ है, यानी कि लगभग आप कंसिडर कर सकते हैं 270 रुपया के बराबर क्या है, एक कुवैती दिनार है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। योजना का मतलब याद रखिएगा योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था, ठीक है। और क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, आपका पहला जो कथन है वो क्या है, आपका सत्य है। सेकंड क्या कह रहा है, ये जो भारी उद्योग का मतलब हैवी जो आपका इंडस्ट्री है उस पर डिपेंडेंट था। सेकंड जो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना है। सेकंड आपका स्टेटमेंट है तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया। तो बिल्कुल ये सही है। तो आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑलवेज मैं कहता हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। कौन सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है। तो ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन जो है वो 15 अगस्त, नहीं ये वाला गड़बड़ है, 1993 से प्रभावी हुआ है। तो ये आपका क्या होगा, ऑप्शन गलत होगा। याद रखिएगा पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 24 अप्रैल को मनाते हैं। तो 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये आपका लागू होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। और देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो पहला आपका क्या है, रॉन्ग है, फर्स्ट ही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ये तो आपका खत्म हो गया। अब बचा सिर्फ केवल 2 और 3। नेक्स्ट कह रहा है इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में तथा प्रसाधन उद्योगों में, प्रसाधन का मतलब यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात कर रहा है, कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, सही है। तिल उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी फसल है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा सेकंड और थर्ड सही है, ठीक है। अब बात कर लें पहला ऑप्शन गलत क्यों है। तो याद रखेंगे भारत जो है विश्व में तिल के उत्पादन में तीसरा सबसे बड़ा है। कौन सा है, सबसे बड़ा नहीं है, थर्ड नंबर का है, थर्ड रैंक पे है तिल के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखेंगे सेल के नए अध्यक्ष ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं शोभा मंडल, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अमरेंदु प्रकाश और सुंदरमन राम मूर्ति। तो याद रखिएगा सेल के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं अमरेंदु प्रकाश। कौन बने हैं, अमरेंदु प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? याद रखिएगा भारतीय संविधान जो है टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम लोग को देता है। लेकिन आज से 2 या 3 सेट पहले हम लोगों ने देखा था, उसमें पूछा था मूल संविधान में। तो मूल संविधान में टोटल कितना था, 7 था, जिसमें कि एक जो प्रॉपर्टी ऑफ राइट है क्या किया गया था, उसको हटाकर आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया था, या ये कहें कि संशोधन के थ्रू 42वां संविधान संशोधन 1976 जब इंदिरा गांधी थी उस समय उसको हटा दिया गया था। तो वर्तमान की बात करें तो कितना है, टोटल 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है दूध सागर, हिरनी, जोग और अथिरापल्ली। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, जोग। और जोग या जोग का गोरसप्पा भी कहते हैं हम लोग इसको। इसी के पास ये जो है 4 अलग अलग नाम के झरने हैं, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। और ये बात कर लें कि भारत का सबसे ऊंचा झरना भी क्या है, यही जोग है, ठीक है, जिसको हम जलप्रपात भी कह सकते हैं। एक चीज़ और जान लें कि ये दूध सागर के बारे में बात कर लीजिए। ये दूध सागर जो आपका जलप्रपात है ये आपका गोवा में है। कहाँ है, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? तो देखिए पूरा पाषाण काल का मतलब पाषाण काल का शुरुआती स्टेज, फिर मध्य पाषाण काल आया और नव पाषाण काल आया। तो पूरा पाषाण काल यानी कि एकदम आदि मानव की स्थिति में चले जाएं तो उस समय जो है लोग कहाँ रहेंगे, पहाड़ की कंदराओं में। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, सही है।
गुफाओं में कह लीजिए आप, मिट्टी के बने घर और मचानों में, महलों में, ये तो बाद का बात है ना, मॉडर्न एज की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो आई होप सो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उसको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स या लाइव चैट में दीजिए। ऑप्शंस है यांगजी, गंगा, वोल्गा और अमेजन। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? गंगा है। क्या है? गंगा है। जो सुंदरवन डेल्टा है आपका, वो विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। चलें, और याद रखिएगा कि जनरली जो डेल्टा का जो आकार होता है वो ट्रायंगुलर होता है, मतलब नदी ऐसे आके बहेगी और ये ऐसे फैल जाएगा, तो जनरली क्या होता है? ट्रायंगुलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका? बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो याद रखिएगा, बैडमिंटन का नेट जनरली अगर फीट की बात करें हम लोग तो 5 फीट होता है, बट यहाँ 5 फीट को हम लोग को कन्वर्ट किस में करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 5 फीट अगर हम लोग जानते हैं 1 फीट में 30 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है, एग्जैक्ट नहीं, तो 30 बचे 150, और 150 सेंटीमीटर का मतलब 1.5 मीटर के आसपास। ऑप्शन देखिए 1.5 मीटर के आसपास कौन सा है? बी नंबर है, वो क्या आपका आंसर सही है। बैडमिंटन का जो नेट होता है वो ज़मीन से 5 फीट या 1.55 मीटर ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है भारतीय संविधान अध्यात्मक है, यानी कि प्रेसिडेंशियल के बारे में बोल रहा है। बिल्कुल नहीं, सही नहीं है ये। नेक्स्ट है भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, याद रखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, भारत का प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो वहाँ आप जानेंगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में है? तो याद रखिएगा, ये मर्रे डार्लिंग जो नदी बेसिन है ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? याद रखिएगा, ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ये क्या है? मदर लैंग्वेज में आपको देने का प्रावधान है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सा है? 349, 350A, 350 और 351। तो आंसर क्या होगा? 350A। ठीक है। संविधान का आर्टिकल यानी अनुच्छेद 350A में जो आपका प्राइमरी जो आपका एजुकेशन है वो मदर लैंग्वेज में देने का प्रावधान है। ऐसा इसलिए ताकि बच्चा जो है वो नई नई चीज़ों को आसानी से ग्रास्प कर सके, है ना। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिहार में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा था, कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है आपका हम्मुराबी, सिकंदर, नेपोलियन और जूलियस। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, विश्व में जो है सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाला राजा हम्मुराबी था। क्या है? हम्मुराबी नाम है उसका, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद पर बने रहे? आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी और राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल को पूरा करने वाले राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो देखिए, गुलाबों की लड़ाई कहाँ हुई थी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो गुलाबों की लड़ाई इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। अच्छा, इसका कार्यकाल क्या था, कब से कब के बीच में? तो 1455 से 1485 के आसपास, लगभग 30 साल के आसपास ये फाइट चला था। गुलाबों की लड़ाई कहते हैं इसको, और ये कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, हम लोग को पता है जो बुकर सम्मान से सम्मानित पहली जो आपकी महिला है वो है अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। और इनको किस बुक के लिए मिला था? याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार जनरली साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस बुक के लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। 1997 में प्रथम भारतीय महिला जिसको बुकर सम्मान मिला, अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस आप देख लेते हैं, अमेरिका, इटली, न्यूयॉर्क, जेनेवा। आंसर क्या होगा? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। अच्छा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। अच्छा, 7 अप्रैल को जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ना, उस दिन का 2023 का थीम क्या है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? यानी याद रखिएगा, हम लोग सबसे पहले बात कर ले दिल्ली समझौता क्या था।
तो याद रखिएगा दिल्ली समझौता जो था वो आपके किसके किसके दौरान हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड इरविन के दौरान। किसके दौरान? लॉर्ड इरविन। आपने गांधी इरविन पैक्ट भी सुना होगा। तो दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, क्या है? रूस का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जानें कि मैनचेस्टर है क्या। बहुत लोगों के माइंड में ये आएगा। मैनचेस्टर बेसिकली इंग्लैंड के एक शहर है ना, जिस शहर में सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए विख्यात एक शहर इंग्लैंड में है जिसको मैनचेस्टर कहा जाता है। जैसे भारत के मैनचेस्टर की बात करेंगे, यानी भारत में जो सूती वस्त्र के लिए जो मेन सिटी है उसको, वो कौन सा है? तो वो क्या है आपका? अहमदाबाद है। उसी तरह रूस का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? मॉस्को, नोवोसिवर्स्क और लेनिनग्राद और इवानोवा। तो आंसर क्या होगा? रूस का मैनचेस्टर इवानोवा है। क्या है? इवानोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो हम लोग को पता है नीला रंग पानी के लिए होता है। तो पहाड़, रेल मार्ग, मैदानी क्षेत्र, नदी। तो आंसर क्या होगा? नदी होगा, जिसके लिए मैप में ब्लू कलर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में कालिदास का नाम मिलता है? तो आपको पूछ रहा है किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है। वो अभिलेख कौन सा है? एहोल अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख है। अच्छा, एहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है या बनाया गया है? तो याद रखिएगा ये रवि कृति है। कौन है? रवि कृति द्वारा एहोल जो अभिलेख है उसका निर्माण किया गया है। क्लियर हो गया? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा कि एहोल अभिलेख में ही कालिदास का चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है, वॉकर शब्द का संबंध किस खेल से है? अच्छा, आप ऑप्शन देखिए, चारों खेल में ऐसा कौन सा खेल है जो वॉक करते करते हो जाएगा? तो आंसर क्या होगा? गोल्फ होगा। गोल्फ एक ऐसा गेम है जो पैदल करते करते हम लोग खेल सकते हैं। थोड़ा मारे फिर अगले दूर थोड़ा वॉक किए। तो याद रखेंगे वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, यानी कि ये वक्तव्य किसने कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ? तो ये है आपका वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू का। किनका है? जवाहरलाल नेहरू। 1936 में 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, किनका? कांग्रेस का। वो कहाँ हुआ है? वो हुआ है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? ये जवाहरलाल नेहरू ही की थी। और उसी अध्यक्षता में इन्होंने भाषण में इस शब्द का प्रयोग किया। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। क्या होगा? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि जो है भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? यानी टोकन करेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अगर मध्यकालीन भारत पढ़ा होगा तो आपने एक राजा के बारे में सुना होगा जिसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, यानी कि शीशे का मुद्रा भी चलाया। ठीक है, और कई कई जगह बताया जाता है कि मिट्टी का भी मुद्रा उसने चलाया है ना। तो ऐसा करने वाला और कोई नहीं है। वो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। हालांकि इम्प्रैक्टिकल था, लेकिन इसने काफ़ी काम जो है वो सोशल डेवलपमेंट के हिसाब से कराया, जो कि आगे चल के उल्टा पड़ गया इसके ऊपर। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बाजार नियंत्रण नीति पहली बार किसने अपनाई थी? तो देखिए बाजार नियंत्रण नीति का मतलब होता है कि मार्केट पे फुल कंट्रोल किसी राजा का होना। और ये किसका था? ये अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था? खिलजी का। चलें आगे। बाजार नियंत्रण नीति प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा क्षेत्र या टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं वो उनको ये क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आना चाहिए। ये है आपका नीलगढ़ी पहाड़ी। कौन सा है? नीलगढ़ी पहाड़ी में जो है वो टोडा जनजाति का मूल निवास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? वंस मोर एक बहुत आसान क्वेश्चन है, और जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूंगा आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अकबर, हुमायूं, शाहजहां और अलाउद्दीन खिलजी। वेरी गुड। आंसर क्या होगा? अकबर आंसर है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। चलें आगे। शाहजहां को जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है क्योंकि काफ़ी सारा बिल्डिंग जो है इसके शासनकाल में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आधारित है? देखिए हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि जो बिहार है वो एग्रीकल्चर है ना। मतलब ज़्यादा लोग क्या हैं इसी में आपके जो है अपना रोज़गार ढूंढ पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट सर्च कर पाते हैं। तो बिहार में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट जो है वो कृषि पर आश्रित है? तो वो है टोटल 77%, यानी कि 77% लोग बिहार में
कृषि पर आश्रित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। सबसे पहले हम लोग बात कर लें अध्यादेश होता क्या है। अध्यादेश को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेंस। जब आपका लोकसभा और राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय देश में कोई विशेष मुद्दा हो तो उस समय जो है राज्यसभा और लोकसभा को बुलाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अध्यादेश, जिसमें कि टेम्पररी हम लोग जो है रूल बनाते हैं अगले सेशन तक के लिए। ठीक है, और अध्यादेश अगर हम लोग बात कर लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो वो है आपका आर्टिकल 123, जिसमें कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश करते हैं पूरे देश के लिए, और 213 में क्या है, राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। अब बात करते हैं कि ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया के टाइम में या कि ब्रिटेन के टाइम में जो कौन से भारत के वायसराय थे जिन्हें की अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, वो आपका एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, 1861 का एक्ट था, जिस एक्ट के बाद भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ प्रथम ने, किसने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने भारत में व्यापार करने का जो है अनुमति प्रदान किया है उस कंपनी को, है ना, जिसका नाम क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी है। और डेट क्या था, 31 दिसंबर 12 कर लीजिए 1600 ईस्वी में ये इनको आज्ञा पत्र मिला। ठीक है, और टोटल कितने साल के लिए, 15 वर्षों के लिए, मात्र 15 वर्ष के लिए इनको ये अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यांमार कब आज़ाद हुआ था। देखिए ये मैंने एक सेट में आप लोगों को बताया था कि 4 फरवरी 1948 को क्या श्रीलंका आज़ाद हुआ था, और उसी सेट में मैंने बताया था कि एक महीना पहले क्या है, म्यांमार आज़ाद हुआ था इसी साल। तो 4 जनवरी 1948 को कौन आज़ाद हुआ है, म्यांमार आज़ाद हुआ है। ठीक है, म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपितो है। क्या है, नेपितो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, 34 कह रहा है भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा चलाई। तो वेरी गुड, अगर आप लोग को याद होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त चलाया। कब चलाया, स्थायी बंदोबस्त चलाया, कब, 1793। कब, 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन, देखिए ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग दे दिया और वॉरेन हेस्टिंग दे दिया है। आंसर क्या होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। और कब की बात हो रही है, 1773 की बात हो रही है, जब भारत में रेगुलेटिंग एक्ट आया, और तभी हम कहते हैं तभी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का शुरुआत हुआ। उस समय मुंबई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को कंबाइन करके एक पोस्ट बनाया गया गवर्नर जनरल, और उस समय बंगाल के गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इसलिए उस समय जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स बने। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सती प्रथा किसके अंतर्गत समाप्त हो गई। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग समझे कि सती प्रथा समाप्त हुआ है 1829 के आसपास, जब हम लोग कहते हैं कि राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक ने मिलकर सती प्रथा अंत किया। उस समय जो बिल या ऑर्डर आया, उस ऑर्डर का क्रम क्या था और वो क्या था, तो याद रखिएगा बंगाल अधिनियम 17वां, है ना, XVI का मतलब 17th, तो 17वां जो बंगाल अधिनियम था उसके तहत 1829 ईस्वी में सती प्रथा पे क्या किया गया, बैन किया गया लीगली, लेकिन इसको हटने में काफ़ी समय लग गया। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में इसरो के द्वारा कौन सा नाविक उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च कर जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। तो वापस से क्वेश्चन को अगर इलेबोरेट करें तो जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है भू उपग्रह, है ना, मतलब कि पृथ्वी जिस तरह से रोटेट कर रहा है उसी रोटेशन के साथ वो चलता है, और एक ही जगह के इमेजिन को वो प्रोवाइड कर पाता है, जिसको हम जियो सिंक्रोनस कहते हैं। और आपको पूछ रहा है कि कौन सा उपग्रह का क्या नाम था, तो याद रखिए उस उपग्रह का नाम था NVS-1। क्या नाम है उसका, NVS-101। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन संविधानेतर इकाई है। तो देखिए जो इतर है इसका मतलब उससे हट के, संविधान से हटकर कौन सा संस्था है। तो देखिए जब हम वित्त आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 280 में है, चुनाव आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 में है, संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 312 से 315 की बात कर रहे हैं। नीति आयोग संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नीति आयोग।
और नीति आयोग का जो फॉर्मेशन है आप लोग को पता होगा कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ है और नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को हटाकर बना है। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विपिन चंद्रपाल अपने राजनीतिक जीवन के प्रारंभ में निम्नलिखित में से क्या थे? तो जैसे ये नाम आपके पास आता है विपिन चंद्र पाल, तो आपको 3 नाम याद आता है, लाल, बाल और पाल, और तीनों के तीनों क्या थे? उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे। तो याद रखिएगा, आदमी गरम दल में तब आया जब वो शुरुआत में कभी नरम हुआ करता था। तो सिमिलरली विपिन चंद्रपाल शुरुआत में जो थे वो उदारवादी नेता थे। फिर देखा उन्होंने कि ज़्यादा उदारवादी होने से बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या किए? एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल में शिफ्ट हो गए। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2023 में किस भारतीय को 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? सबसे पहले बात कर लें कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में, तो इसको हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। और 2023 में टोटल 4 लोगों को ये दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और उनमें से एक का नाम है आर रवि कन्नन। क्या नाम है? आर रवि कन्नन, जिनको कि जो 65वां जो मैग्सेसे पुरस्कार है ये दिया गया। इनके साथ और 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। उनका क्या क्या नाम है? एक का नाम है कॉर्वी रक्षंद। क्या नाम है? कॉर्वी रक्षंद। दूसरे हैं आपके यूजेरिया लोमोस, ठीक है। और तीसरे हैं आपके मैरियम कोरोनेल फेरर, फिलीपींस के हैं। तो ये टोटल 4 लोगों को दिया गया। इस ऑप्शन के हिसाब से चलें तो हमारा नाम क्या है? आर रवि कन्नन, ठीक है। 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार टोटल 4 लोगों को मिला है, एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 95th अकेडमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीता? देखिए, ये जो वर्ड है इसका मतलब है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 2023 में जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी है उसमें से किसको जो 2023 का ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो आंसर क्या होगा? द एलिफेंट विस्पर्स, है ना। विस्पर्स का मतलब फुसफुसाना होता है, कान में कुछ बोलते हैं हल्का सा, उसको मतलब होता है विस्पर्स। तो द एलिफेंट विस्पर्स जो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी है उसको 2023 का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। और 2023 का जो ऑस्कर पुरस्कार था वो था आपका 95th अकेडमी अवार्ड, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कौन सा है आपका? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन देख लीजिए, द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, दादाभाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। किन्होंने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। और कब किया था? 1876 में, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित देशों के मुद्राओं के संबंध में गलत विकल्प को चुनिए। तो देखिए इसमें गलत क्या है, हम लोग ऑप्शन को देखेंगे तो ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन का यूरो लिखा है जो गलत है, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन में क्या चलता है आपका? पाउंड चलता है, ठीक है। याद रखेंगे ग्रेट ब्रिटेन में पाउंड चलता है। अच्छा, ये गलत है, बाकी सब सही होगा, मतलब मॉरिशस का रुपया सही है, ताइवान का डॉलर भी सही है और इटली का यूरो भी सही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जून 2023 को भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता? ठीक है, जून 2023 की बात हो रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट जीता किस देश को हराकर? आंसर क्या होगा? आंसर होगा लेबनान। किस कंट्री को हराया? लेबनान को हराया। अच्छा, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। क्या है? BEIRUT। अब इसको बेरूत पढ़ लीजिए या बेरूत पढ़ लीजिए, ये ध्यान में रखेंगे। लेबनान को इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप टूर्नामेंट में हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इत्माद उद दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो देखिए ये क्वेश्चन है जो रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। याद रखिएगा, ये जो मकबरा है ये है आपका रिलेटेड जहांगीर से। किससे रिलेटेड है? जहांगीर से। और मैंने बताया था इत्माद उद दौला जो है वो नूर जहां के पिता का उपनाम है। ठीक है, नूर जहां के पिता का उपनाम है इत्माद उद दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड। हंगर फ्री वर्ल्ड, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड जो है ये पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं MS स्वामीनाथन। अच्छा, MS स्वामीनाथन कौन है? याद रखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन है। और जब बात करेंगे वर्ल्ड की कि वर्ल्ड में आपके हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो कौन थे? वो थे आपके नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, क्या कह रहा है? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट का जो बॉर्न प्लेस है वो कौन सा है? पाटलिपुत्र है।
जो उस समय पाटलिपुत्र था, अभी तो फिलहाल ये पटना हो चुका है। चलें आगे। याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जीरो का फॉर्मेशन किया, जो जीरो काउंटिंग में आता है वो उनका किनका देन है? आर्यभट्ट का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिटलर के किस देश पर आक्रमण के फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ है? अच्छा, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है 1939 से 1945 में एंड हुआ, और 45 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को जब एटम बम गिराया अमेरिका ने, उसके बाद वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। अच्छा, शुरुआत तो जर्मनी ने किया था, और क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस देश के खिलाफ जर्मनी ने फर्स्ट अटैक किया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका पोलैंड। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पोलैंड की राजधानी क्या है? याद रखिएगा पोलैंड की राजधानी है वर्साव। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में लावारिस जमा का पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अच्छा, लावारिस जमा का मतलब हो गया कि आप अगर हिडन वे में, जैसे हम लोग दान देते हैं गुप्त दान, वैसे ही समझिए कि हिडन वे में अगर कहीं कोई पैसा जमा है उसके बारे में पता लगाने के लिए उद्गम पोर्टल का स्टार्टिंग किसने किया? तो ये कौन कर सकता है? बिल्कुल सही, आप पर आपका आंसर आ चुका होगा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने उद्गम पोर्टल की शुरुआत अगस्त 2023 में किया है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23 अगस्त 2023 को किस भारतीय खिलाड़ी को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया? किसके द्वारा? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। याद रखिएगा जब हम इंडियन इलेक्शंस की बात करेंगे तो निर्वाचन है आर्टिकल 324 में, ध्यान रखेंगे। और बोल रहा है राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया, ऑप्शन सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, मेरी कॉम और नीरज चोपड़ा। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका सचिन तेंदुलकर। 23 अगस्त 2023 को निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने साइंस के नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? तो देखिए, शक्ति P यानी कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाय एरिया होता है। ठीक है, और यही शक्ति को हम लोग क्या कह सकते हैं? प्रेशर यानी कि P4 पावर, P4 प्रेशर भी कह सकते हैं। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल यानी कि जो F है फोर्स बाय एरिया होता है। जब इसका आप फैक्टराइज कीजिएगा, F इक्वल टू ma भी होता है, तो m का हो गया आपका क्या? m मास हो गया तो m हो गया, और a हो गया मीटर पर सेकेंड, तो LT-1 आप ऐसे कह सकते हैं। और भाई एरिया में क्या आ गया आपका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का, तो 2 हो गया। एरिया का हम लोग L स्क्वायर लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो होगा ML-1 T-2। ऑप्शन देख लेते हैं, आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन है आपके पास C नंबर है। ठीक है, आंसर क्या होगा? ML-1 T-2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बॉयल का नियम का सूत्र क्या है? तो देखिए, बॉयल ने बताया कि जो प्रेशर होगा वो आयतन का इन्वर्स होगा। ये समझिएगा, एक निश्चित ताप पे अगर हम प्रेशर को बढ़ाते चले जाएंगे तो किसी गैसीय चीज़ का जो आयतन है वो घटता जाएगा। जैसे LPG को ओपन कीजिए तो पूरे घर में गैस गैस मारने लगता है, उस पर दबाव बढ़ाया गया, तो जैसे दबाव बढ़ाया गया तो उसका आयतन क्या हो गया? छोटा हो गया, और वो एक छोटे से सिलेंडर में आ गया। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V कह लीजिए, या V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P कह लीजिए। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले डैश युक्त पानी में, अच्छा कौन सा युक्त पानी को आमतौर पे सौम्य माना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में अगर 1 लीटर में 60 मिलीग्राम अगर COC3 है तो उस पानी को हम अच्छा पानी कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल मिल रहते हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए सही रहता है। लेकिन जैसे इसकी मात्रा बढ़ती जाती है फिर वो पानी खरा पानी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरल लोलक की प्रभावी लंबाई के मापन में प्रतिशत त्रुटि 2% है। किसकी लंबाई में? लंबाई में। और आवर्तकाल मापने में 1% की गलती हुई है। तो आपसे पूछ रहा है जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो देखिए, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है आपका ये जो लंबाई है, लंबाई का परसेंट, ठीक है, प्लस 2 गुना आवर्तकाल। आवर्तकाल का मतलब क्या हो गया? टाइम। तो लंबाई हो गया 2% और प्लस 2 गुना 1%, यानी कि 2 और 2 क्या हो गया? टोटल 4% का आपका चेंजेस आ जाएगा। और ये बिल्कुल इंटरमीडिएट का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। टोटल प्रतिशत के लिए फॉर्मूला है लंबाई का जो परसेंट है और प्लस टाइम का जो परसेंट है, टाइम में जो त्रुटि हुआ वो परसेंटेज को डबल कर लेना है। ठीक है, तो टोटल आपका नेट इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है
तो चुंबकीय अनुनाद का मतलब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस को इंग्लिश में आर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको एमआरआई दिख रहा होगा, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, तो ये किस पे रिलेटेड है? चुंबकीय अनुनाद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकेंद्री बल। तो देखिए आपने सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा। अभिकेंद्र का मतलब केंद्र की ओर और अपकेंद्र का मतलब बाहर की ओर। तो याद रखिएगा अभिकेंद्र बल सदैव काम करेगा केंद्र की ओर दिशा त्रिज्या के अनुदिश, मतलब जिधर त्रिज्या है उधर की ओर, अंदर केंद्र की ओर जो है आपका अभिकेंद्री बल होता है। अपकेंद्री बल बाहर की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? सही कथन छाटिए। तो सही कथन में आपका पहला क्या दे रहा है? चाल और वेग दोनों दिशा और परिमाण होते हैं। जब चाल और वेग की बात हो रही तो सीधा सीधा समझिए कि चाल जो है अदिश राशि है, सिर्फ इसमें क्वांट होता है, और वेग जो है वो सदिश राशि है, यानी कि दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। तो अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। चाल में केवल परिमाण व वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। तो सिर्फ परिमाण है तो अदिश राशि है, परिमाण और दिशा है तो सदिश राशि है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि प्रेक्ष के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास। तो सबसे पहले तो देखिए अधिकतम परास का फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम परास आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाय जी। अच्छा, जी कांस्टेंट होता है, यू यानी कि वेग। अगर कह रहा है वेग को डबल कर दें तो डबल करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। तो आंसर क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्या कह रहा है? निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पे बाईवैलेंट ORV देने के का निर्णय लिया गया है? तो याद रखिएगा ये ट्राईवैलेंट के जगह बाईवैलेंट दिया जा रहा है पोलियो के लिए। किसके लिए? पोलियो के लिए दिया गया है। ORV का मतलब हो गया ओरल वैक्सीन। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम नियंत्रित करता है। यहाँ उपकोषों का मतलब होता है सब सेल। अच्छा, सेल कौन कौन सा? KLMN, ये आपका सेल हो गया। ये आपका क्या होगा? शेल हो गया। ये आप सेल हो गया आपका KLMN। और जब उप सब सेल की बात करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? SPDF आ जाएगा, जहाँ S का 2 है, P का 6 है, D का 10 है और F का 14 है। तो सिंपल समझिए ये जो SPDF का रूल है ये किसने दिया है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखिएगा SPDF का रूल दिया है अफवाह ने। किसने दिया है? अफवाह ने। और जब हम लोग बात करेंगे KLMN का तो ये रूल किसने दिया है? ये रूल दिया है आपको बोरबेरी का नियम। किसने दिया है? बोरबेरी का नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्षैतिज वृत्त के नियत चाल से गतिशील वस्तु के लिए नियत होती है। यानी आपसे कह रहा है कि एक वृत्तीय चाल है जो कि आपके एक्स एक्सिस पे हम लोग चल रहे हैं, उस स्थिति में क्या है जो कांस्टेंट होता है? तो याद रखिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है वो क्या होगा? नियत होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं द्वारा बना एक अणु है, ये गलत है। O2 तो गैस हो जाएगा। O3 होता है ऑक्सीजन, यानी कि ओजोन का 3 परमाणु चाहिए। तो आंसर ये होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। CFC वायुमंडलीय ओजोन में कमी है तो उत्तरदायी है, सही है। ओजोन कवच सूर्य से आने वाली परावैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेज को रक्षा करती है, सही है। ओजोन एक घातक विष, ये भी सही है। तो फिलहाल आंसर क्या है आपका? ये आंसर है जो कि गलत है। ओजोन O3 को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो याद रखिए कार्बन का N=1 को हम लोग मीथ कहते हैं। ठीक है, N=2 को ईथ कहा जाता है। जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है। 3 को आपको क्या होगा? प्रोप होगा। 4 को ब्यूट होगा। 5 को पेंट होगा। हेक्स होगा, हेप्ट होगा, ऑक्ट होगा, नॉन होगा, डेक होगा। 10 को डेक बोलते हैं। तो पहला कार्बन परमाणु है इसलिए ये मिथाइल अल्कोहल। OH बताता है अल्कोहल है, तो मिथाइल अल्कोहल ये आपका क्या होगा? CH3OH का रासायनिक सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो देखिए संयोजकता का टोटल आउटपुट, संयोजकता कह लीजिए या ऑक्सीकरण संख्या कह लीजिए, आउटपुट क्या होता है? 0 होता है। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 और गुना 2 तो 2 प्लस x गुना 2 कर लीजिए, और प्लस ऑक्सीजन का नेगेटिव होता है तो नेगेटिव को 4 से गुना करें, -2 गुना 4, आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। तो 4 दूनी 8 से ये 2 घट गया तो 6 हो गया, वो अपोजिट साइड जाएगा तो 2x = 6 पॉजिटिव में हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 3। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। अच्छा, इसको देखने का और एक तरीका है। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। कंप्लीट देखिए कार्बन का टोटल 4 बॉन्ड दिख रहा होगा, ऑक्सीजन का 2 दिखेगा और हाइड्रोजन का 1 दिखेगा।
तो इस स्थिति में कार्बन के बीच की संयोजकता कितनी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र डैश से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां इसे संचित किया जाता है। तो याद रखिएगा किससे होकर जाएगा? तो वो जाएगा मूत्र वाहिनी से। किससे? वो जो वेसल्स है उसके थ्रू होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में आवारा तत्व कहा जाता है? तो आवारा तत्व कहा जाता है आपके हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को। सबसे हल्का गैस है, इसलिए सबसे ऊपर वायुमंडल में घूमता रहता है और इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। किसको? हाइड्रोजन को कहते हैं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है। तो याद रखिएगा किसी भी तत्व का एटॉमिक का जो परमाणु भार है वो बराबर रहता है तुल्यांकी भार गुना संयोजकता। किसके? तुल्यांकी भार गुना संयोजकता इज इक्वल टू क्या होता है? परमाणु भार होता है, एटॉमिक वेट होता है। नेक्स्ट, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। याद रखिएगा अवरक्त हो गया लाल से भी ऊपर का जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम लोग अवरक्त कहते हैं। तो अवरक्त बेसिकली किसके किसके बीच में? ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सूक्ष्म तरंग और दृश्य तरंगों के बीच में कौन सा है? अवरक्त है। मैंने कहा लाल से ऊपर कहने का मतलब दृश्य से ऊपर है और सूक्ष्म का मतलब हो गया उससे भी ऊपर जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य और दृश्य तरंग दैर्घ्य के दृश्य क्षेत्र के बीच में जो है आपका क्या आएगा? अवरक्त का स्पेक्ट्रम स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? तो याद रखिएगा मनुष्य टोटल 15 से 18 बार जो है वो सांस ले पाता है 1 मिनट में। कितने मिनट में? 1 मिनट में ले पाता है 15 से 18 बार सांस ले पाता है। और धड़कन कितनी है? टोटल 72 बार धड़कन ऑन एन एवरेज किसी एक स्वस्थ मनुष्य का धड़कना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, वृद्धि हार्मोन का स्रवण किसके द्वारा होता है? यानी कि आपके शरीर का जो ग्रोथ है वो किस हार्मोन के सेक्रेशन से होता है? तो वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं और ये हमारे सर में होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, यानी कि सही जो है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन बी जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो आपके जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है और ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये कब हुआ है? 1997 में हुआ। कि कब हुआ है? 1997 में हुआ है। ठीक है, जब हम लोग बात कर लें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का तो याद रखिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFC से रिलेटेड है। CFC से यानी ओजोन परत के लेयर से रिलेटेड कौन सा होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंगरहंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित हैं। यानी सीधा सीधा आपको कह रहा है कि इंसुलिन का जो स्राव है वो कहाँ होता है और ये हमारे प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? अग्नाशय होगा। क्या होगा? अग्नाशय में जो लैंगरहंस द्वीप है वहाँ पे इंसुलिन का स्राव होता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन और रुधिर दाब बढ़े जाते हैं? यानी आपको कह रहा है कि हार्ट बीट बढ़ जाना या BP बढ़ जाना वो किस हार्मोन की वजह से होता है? तो वो आपका हार्मोन है एड्रीनेलिन। क्या? कौन सा हार्मोन है? एड्रीनेलिन की वजह से जो है आपका BP बढ़ जाता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगा देना चाहिए? याद रखिएगा ये आंसर क्या है आपका? 6 महीना है। BCG का टीका किसी भी बच्चे को 6 महीने के भीतर लग जाना चाहिए। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? अच्छा, हैलोजन बोलते हैं 17वां जो आपका ऊपर से नीचे वाला जो है वो उसको हम लोग हैलोजन कहते हैं और हैलोजन में जो सबसे पहला तत्व है वो है आपका फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। चलें आगे। वो सबसे क्रियाशील है, ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता घटती जाती है नॉन मेटल्स की। और राइट साइड में जो 17वां है वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन ग्रुप कहते हैं। उसका पहला एलिमेंट आपका फ्लोरीन है। आप लोग एक बार पीरियोडिक टेबल में चार्ट में ज़रूर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 को, अब हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 300 को 2 समान भागों में ऐसे विभाजित किया जाता है कि बड़ा अंश का आधा दूसरे अंश से 48 कम है। यानी कि आपसे पूछ रहा है जो बड़ा अंश है मतलब x का जो आधा है वो अब 300 माइनस एक्स होगा। अगर एक x है तो ये दोनों को घटाएंगे तो कितना कम होगा? 48 होगा। एलसीएम ले लीजिए तो 600x हो जाएगा आपका। 600 माइनस एक्स है यहाँ पे तो 600 माइनस 2x माइनस एक्स यानी कि टोटल 3x हो गया। 48 दूनी 96 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 600 और माइनस 3x। इस 3x को उधर लेकर चले जाइए, 96 को इधर ले आइए तो हमारे पास आ जाएगा 504 इज इक्वल टू 3x। 3 से अगर काट दें तो हमारे पास आ जाएगा
16 तिया 48, 16 और 8 तिया 24 यानी कि 168। तो आपसे पूछ रहा है दोनों अंक कौन सा होगा, तो 168 और 132 ये दो भाग में आप तोड़ सकते हैं इसको। क्लियर? आई होप सो आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने जितने आराम से इसको आपको सॉल्व करके दिखाया है इतने ही आराम से आप एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं किसी भी विशेष प्रकार की शॉर्टकट ट्रिक में बिलीव नहीं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28.5 रुपये प्रति किलोग्राम को 11 किलो चाय ग्राम को किलोग्राम चाय को 22 रुपये प्रति के साथ मिलाकर, ठीक है, तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा। कुछ मत कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा, 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि लास्ट वाले को आप ऐड करते चले जाएंगे। जैसे 5 का 5, 8 5 13 का 3 बचा 1, 8 2 10 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 यहाँ पर, यानी कि 315 और प्लस फिर 22 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 22 नमा हो जाएगा 198। इन दोनों को ऐड करके और फिर आप लोग को टोटल कितना केजी हो गया, 11 और 9 20 हो गया। इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा 25.58 रुपया। कितना, 25.58 रुपीज़ जो है वो आपका ऑन एन एवरेज मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a = 1.9, b = 2.1 निम्नलिखित में से कौन के बराबर है। तो देखिए बहुत ध्यान से देखिए, a² 2ab b² किसका फॉर्मूला है, a + b होल स्क्वायर, है ना। और जब a का वैल्यू 1.9 और b का ये दोनों को ऐड कर लीजिए तो होगा 40 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर आंसर क्या होगा, 16 होगा। और यही आपका आंसर सही है। वेरी गुड। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, a² + 2ab + b² को a + b होल स्क्वायर लिखा। a और b का वैल्यू था 1.9 2.1 ऐड कर दिया, 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और आंसर नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x - y का 50%। अच्छा, 50% और 30% ये ऐसे काट लीजिए, 0 0 भी काट लीजिए। अब बचा आपके पास 5x - 5y, ठीक है, = 3x + 3y, ठीक है। अब क्या करना है, x को एक साथ ले लीजिए, y को एक साथ ले लीजिए, इसको इधर ले आए तो ये आपका 2x हो गया, ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8y। तो x/y = क्या आ रहा है, 8/2 आ रहा है। तो आपसे पूछ रहा है y x का कितना % है, यानी इसके बारे में पूछ रहा है इसका कितना % है। 8 का आपको पता है 1/4 जो है वो 2 है। कितना है, 8 का 1/4 2 है, तो यानी आंसर 1/4 का मतलब हो गया 25%। कितना हो गया, 25%। बहुत आराम से इत्मीनान से बनाना है, पेन पेपर के साथ बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमित 1 घंटे में 5 किलोमीटर गया, 5 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। अच्छा, 5 मिनट में 1 घंटे में 5 किलोमीटर का मतलब 60 मिनट में 5 किलोमीटर। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 5/60, और 5 मिनट में कितना हो जाएगा, गुना 5 कर लीजिए, 5 से इसको काट किया 12, ठीक है। और किलोमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5/12 गुना 1000 कर लीजिए, 5000/12 कर लीजिएगा और आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर ए सही होगा। ए का मतलब 416.67 मीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व्यक्ति को 4 दिन खाने के लिए 4 किलोग्राम चावल की आवश्यकता होती है, 20 व्यक्ति के लिए 20 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। MDH का फॉर्मूला है, m का 4 हो जाएगा, फिर 4 दिन का मतलब MDH का डे का 4 हो जाएगा। 4 किलोग्राम चावल ये वर्क है तो नीचे आ जाएगा, = 20 व्यक्ति को 20 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने समय की ज़रूरत है। ये कट के 1 हो गया, ये कट के आ गया, आंसर क्या आएगा, 4 आ गया, तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 व्यक्तियों के एक समूह में 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं एवं सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं। मतलब आप ये वेन डायग्राम से बना सकते हैं, A यूनियन B से बना सकते हैं। तो वेन डायग्राम मैंने ले लिया, टोटल 50 आदमी बोलते हैं, आपको कह रहा है 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी व हिंदी दोनों बोलते हैं, तो 25 आपका यहाँ हो गया। ये आपका हिंदी है और ये आपका इंग्लिश है, कंसिडर करते हैं। आपको कह रहा है 25 दोनों बोलते हैं और 35 हिंदी बोलते हैं, तो 35 का मतलब यहाँ 10 हो गया, 25 10 35 हो चुका है, तो यहाँ बचा 15। अब क्वेश्चन के लास्ट में कह रहा है कि एवं सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं, कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। तो इंग्लिश के लिए देखिए इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, 40 होगा। क्या होगा, 40 आपका आंसर होगा। ये वेन डायग्राम से मैंने बताया, ऐसे A∩B वाला भी फॉर्मूला से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन की। पूछ रहा है शब्दकोश में कौन सा अक्षर चौथे स्थान पे आएगा। अगर आप डिक्शनरी समझते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि 4th पोजीशन पे कौन सा
जो ऑप्शन है वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है कि इसको पूरा करने के लिए क्या भरा जाए, तो देखिए इसको देखेंगे तो बहुत ध्यान से, तो मुझे दिख रहा है ये शायद ये एस्ट्रोलॉजी है। तो पहला वाला ए लगाया मैंने, ASTRO है ना, और फिर LOGY, तो ARO आंसर होगा। आंसर क्या होगा? C नंबर आपका आंसर है। एस्ट्रोलॉजी था, आपको वर्ड पकड़ना है और यहाँ पे फिलअप कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो मैंने अभी पहले भी बताया आपको, इसमें आपको अल्फ़ाबेट देखना है। जैसे इस पूरे में अल्फ़ाबेट में L नहीं है, यहाँ आपको L दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, इस पूरे अल्फ़ाबेट में S एक ही जगह है और यहाँ पे 2 S का यूज़ किया गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो इसके 2 आंसर होंगे, आप जिसके साथ भी सेटिस्फाई हों, क्योंकि जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करते हैं, और यहाँ आपके पास 2 S है तो, और इस क्वेश्चन में एक ही है और यहाँ L भी है, तो आंसर C और D बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कोष्ठक में वैसे 3 अक्षर को भरिए जो कि जोड़कर बनाया जा सके, ठीक है। तो अब बात कर लें क्वेश्चन में कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। यहाँ पर तो ST, BR, SL और आपको दिख रहा है GR और H है, ठीक है। लेकिन जब बात कर लेते हैं हम लोग कि क्वेश्चंस में और अदर ऑप्शंस क्या हैं, तो अदर ऑप्शन है आपके पास RAD, रेड, क्या है RAD, तो अब इसमें से मिलाकर बनेगी क्या बनेगा। फिर दूसरा है आपके पास ORT, जैसे शॉर्ट होता तो SORT शॉर्ट हो सकता है, क्लियर। शॉर्ट एक ऑप्शन भी हो सकता है लेकिन एक परफेक्ट वर्ड नहीं बन रहा है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास EAR, और चौथा ऑप्शन क्या है आपके पास AND। तो आप देखिए SAND सेंड एक वर्ड बन रहा है, क्लियर, और ये आपका चौथा ऑप्शन है, तो आंसर क्या होगा? D नंबर आंसर होगा 146 का, ठीक है। चलें आगे, देखिए आप ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन नंबर D आपको एंड दिख रहा होगा, S के आगे लगा देंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीक्वेंस का आपको दिख रहा होगा रीजनिंग में, 2 से पहले 4 को गुना किया 8 आया, फिर 8 को 5 से गुना किया 40 आया, अभी 5 को 6 से गुना करेंगे तो 240 आएगा, और 240 को फिर 7 से गुना करेंगे तो 24 से 1 168 होता है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 2 4 6, मतलब 2 2 आगे बढ़ रहा है और हर एक के बाद एक डिसिमल में 0 बढ़ रहा है, यानी अगला 8 होगा लेकिन 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर C दिख रहा है। ऑप्शन नंबर C आपका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 की बात कर लेते हैं, आपसे पूछ रहा अगला क्या होगा। देखिए इन दोनों के बीच का गैप 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, 3 6 9 के बाद 12 होगा, 20 में अगर 12 ऐड कर लें तो क्या होगा? 32 होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए फटाक से, क्योंकि वीडियो एंड हो रहा है, आप इसको पॉज कर लीजिए और आराम से बनाकर देख लीजिए आंसर क्या आना है। चलिए ऑल ऑफ़ यू हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।